हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये बात ऑप्शंस मार्केट के लिए एकदम ही सही है। ऑप्शंस मार्केट में होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। तो आज के हमारे गेस्ट एक काफ़ी यूनिक मेथड यूज़ करके ऑप्शंस मार्केट की ये हिडन स्टोरी को आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक केमिकल इंजीनियर है और अपने करियर के शुरुआती दिनों में केमिकल और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। मार्केट्स में इनकी एंट्री आज से लगभग 20 साल पहले हुई थी। 2002-3 के करीब जब आईटी स्टॉक्स में क्रैश हो रहे थे तो इन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग करके उनमें पैसे बनाए थे। तो ऑप्शंस मार्केट में इनकी एंट्री इसके कुछ समय बाद हुई और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन्होंने ऑप्शंस मार्केट में काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन इनकी बड़ी सक्सेस इन्होंने ऑप्शंस के चार्ट्स देख के ट्रेडिंग कैसे शुरू करनी है इससे मिली थी। तो ये एक फुल टाइम ट्रेडर है और उसके साथ साथ डिफाइन एज सॉल्यूशंस में मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट हेड भी है। तो मार्केट्स के अलावा इन्हें क्रिकेट और खाने का भी शौक है। तो चलिए स्वागत करते हैं अभिजीत पाठक जी का। अभिजीत जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। Thank you, Apollo. सो थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन और हमारे साथ अपनी इंसाइट्स जो आज आप शेयर करेंगे, आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रहने वाला है द होल कॉन्वर्सेशन दैट वी आर गोइंग टू हैव। लेकिन इसके पहले कि हम इन डेप्थ जाए और ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात करें, वी वुड लाइक टू नो समथिंग मोर अबाउट यू। तो जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि you have had a very good start but still you consider yourself unfortunate for that start। तो इससे शुरू करते हैं, क्यों आप ऐसा मानते हो? जब मैंने शुरू किया था, एक्चुअली इट वाज नॉट 2001, वो 2003 था। 2002 एंड 2003 के आसपास, एंड ऑफ 2002। एंड वहां पे 2003 में क्या हुआ था, इनफैक्ट कोई भी जाके चार्ट चेक कर सकता है। 10 अप्रैल 2003, जो मैं कभी भूलूंगा नहीं, जिस दिन इन्फोसिस एक ही दिन में इंट्राडे 40% क्रैश हुआ था और मैस्टेक 50% क्रैश। मतलब सभी आईटी स्टॉक्स एकदम वीक हो गए थे। और उस दिन, मतलब इनफैक्ट जैसे हमेशा की तरह जो नए ट्रेडर्स एटलीस्ट तब हुआ करते थे, आजकल नए ट्रेडर्स ऑप्शन से शुरू करते हैं, तब नए ट्रेडर्स इंट्राडे कैश ट्रेडिंग से शुरू करते थे। तब फ्यूचर्स और ऑप्शन ज्यादा नहीं, इनफैक्ट ऑप्शंस था ही नहीं, जस्ट चालू हुआ था, लेकिन मेरा उतना नहीं था नॉलेज। तो इंट्राडे कैश ट्रेडिंग से शुरू किया था, इसलिए तब उस एक ही दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन जो बाद में पता चला कि ये बिगिनर्स लक जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और बिगिनर्स लक जिसको आया है उसने हमेशा ही शुड लुक इन द रेयर व्यू मिरर कि बड़ा खतरा है। बिकॉज उसमें होता क्या है कि यू गेट अ लॉट ऑफ, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं बोलते हैं उसको, ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जो ओवर कॉन्फिडेंस आता है उसके बाद ऐसे लगता है कि ये तो क्या है, दिस इज ऑल चाइल्ड्स प्ले, आराम से कर सकते हैं, ये रोज का नहीं तो हफ्ते में एक बार भी ऐसा दिन मिल गया तो बहुत हो गया। मतलब सीधा इमीडिएटली फिर कैलकुलेशन चालू होता है कि दिन का 1 टका, मतलब लेवरेज उस समय इंट्राडे कैश में 10x मिलता था। तो इवन इफ यू हैव 50,000, ट्रेडिंग के लिए 5 लाख रुपए यूज कर सकते हैं। तो 5 लाख का 1 टका कितना होता है, फिर वो सब कैलकुलेशन दिमाग में आना चालू होता है। बस 1 साल में करोड़पति। तो कुछ नहीं, वो विद इन 15 दिन वो सब देना पड़ा था। मतलब वो जो बिगिनर्स लक था, उससे वो ओवर कॉन्फिडेंस जो आ जाता है, फिर वो बहुत ही डेंजरस रहता है। उसमें क्या होता है, जो जिसको वो बिगिनर्स लक मिले, वो और कुछ सीखना बंद कर देता है। और जब तक लॉस नहीं होता तब तक उसको ऐसा लगता है कि आई एम द किंग। और फिर वो किंग का जब कब भिखारी बन जाता है वो पता नहीं चलता। पता वो नहीं चलता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द, मतलब हार्डली 1-2 हफ्ते भी नहीं लगे, सब जो भी हुआ था वो सब मार्केट को वापस देने में। उसके बाद समझा कि नहीं, ये इसमें कुछ तरीका तो होना ही चाहिए, जैसे इंग्लिश में बोलते देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। तो फिर वो सब शुरू हुआ मेरा। फिर 2004-2005 के बाद अच्छा स्टडी करके, चार्ट पैटर्न्स और चार्ट का स्टडी और वो सब करके,
फिर जर्नी शुरू हुई। श्योर। तो आपने आपका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो इंजीनियरिंग है और फिर कुछ कंपनीज में भी आपने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम किया और फिर सडनली ऑप्शंस को डिस्कवर किया और वहां पे तो हाउ वाज दिस स्विच फ्रॉम कॉर्पोरेट टू फुल टाइम ट्रेडर्स जॉब लाइक? एक्चुअली मेरा जो करियर रहा है, तो ये केमिकल इंजीनियर पहले ऑलमोस्ट जॉब कॉर्पोरेट था, लेकिन 1998 के बाद, मतलब अर्ली 2000 के आसपास, मेरा कॉर्पोरेट जॉब था ही नहीं। मैं आई वाज ऑन माय ओन, मतलब आई वाज अ, यू कैन कॉल एंटरप्रेन्योर। एक ब्रिटिश कंपनी रिप्रेजेंट करता था इंडिया में इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। और वहाँ के उनके प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से, मतलब जो रिफाइनरीज है या केमिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे आई यूज्ड टू सेल देम। एंड वो जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोसेस, मतलब इक्विपमेंट बोल सकते हैं एज अ जेनरिक टर्म। और वो मोस्टली कैपिटल गुड्स, मतलब नया जो प्रोजेक्ट आता है उसमें वो रिक्वायर होते थे। तो उसके लिए ऐसा ऐसा नहीं कि डेली कोई ऑर्डर आया या डेली कोई इंक्वायरी आया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब 6-6 महीना कुछ नहीं, और सडनली आया तो एकदम 2-3 इंक्वायरी जो अगले 2-3 साल चलेगी, ऐसा बिजनेस रहता था। लेकिन वो अच्छा चल रहा था, बट बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास टाइम बहुत रहता, क्योंकि अभी जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो डिजाइन हो गया, फिर एग्जीक्यूशन में 6-8 महीना लगेंगे। फिर उसके बाद ये वो जो है वो इधर आएगा, फिर इंस्टॉलेशन होगा, फिर तब तक कुछ नहीं करना है, या नया इंक्वायरी आए तो, मतलब इट वाज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट ब्रिटिश कंपनी। तो यहाँ पे कुछ डिजाइन विजाइन नहीं था, आई वाज ओनली सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे सिर्फ लोगों को मिला। इनफैक्ट तब तो मैं बहुत ट्रैवलिंग करता था ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट महीने में 15 दिन तो बाहर ही रहता था। फिर धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि रैपो अच्छा बिल्डअप हो गया, तब मोबाइल फ़ोन भी चालू हो गए। तो उसके पहले लैंडलाइन था, तो मोबाइल फ़ोन चालू होने के बाद लोगों से कॉन्टैक्ट रखना ईज़ी पड़ गया। तो उसके बाद हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो बिकॉज़ आई हैव अ सॉर्ट ऑफ, आई लाइक मीटिंग पीपल। वो तो एक बार मिल रहे, 2-3 बार मिल गए तो फिर रैपो अच्छा बन जाता है। तो फिर सिर्फ़ फ़ोन पे ही बात हो जाती थी, नई इंक्वायरी आई तो वो भेजते थे, फिर फैक्स से भेजते, तब फैक्स रहता था। ईमेल ज़्यादा नहीं था, बिकॉज़ क्योंकि तब ब्रॉडबैंड नहीं था, डायल अप कनेक्शन था। जिन लोगों ने डायल अप कनेक्शन देखा नहीं है उनको बहुत कुछ देखा नहीं है ज़िंदगी में। तो डायल अप कनेक्शन से ईमेल कैसे तो भी भेजते थे, या फिर फैक्स ही ज़्यादा यूज़ होता था। कोई भी इंक्वायरी ऐसे 30-30, 40-40 पेज की बड़ा टेंडर फैक्स से आएगा, फिर वो यूके भेजने का, फिर वहाँ से डिज़ाइन आएगा, फिर यहाँ कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में, क्योंकि वो आता था, वो पाउंड में आता था, जीबीपी करेंसी। फिर वो सब वो अकेला मैं ही करता था, एंड इट वाज़ इनफ, मतलब अकेला ही आदमी इनफ था। तो उसमें बहुत टाइम मिलने लगा, और उसी समय इंडिया में ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुआ 2001-2002 के आसपास। इनफैक्ट 2-3 ब्रोकर थे जिन्होंने बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग किया था। तब टीवी भी देखना शुरू किया था मैंने, मतलब बिज़नेस टीवी। और तब वो, मतलब ऑलमोस्ट एवरी 5 मिनट देयर यूज्ड टू बी एन एड ऑनलाइन ट्रेडिंग की। तो फिर नेचुरली ये क्या है देखने के लिए, चलो वो अकाउंट ओपन करके देखते हैं, इसलिए वहां से शुरुआत हुई। ओके। और वहां से जो शुरुआत हुई है उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा है तो नहीं, पीछे मुड़ के बहुत बार देखा है, लेकिन आगे बढ़ता चला गया। या सो वो तो है, ड्रॉडाउन्स तो हमेशा एक ट्रेडर की लाइफ में आने ही वाले, बट ड्रॉडाउन से उभर के और ऊपर जाना, दैट इज आई थिंक व्हाट यू हैव बीन एबल टू डू। और आज का जो या हमारा एक्चुअली उसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी, मतलब 2-3 साल के अंदर मैंने ये समझ लिया था कि ये यहाँ पे किसी के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। खुद ही सीखना इज द ओनली वे आउट। कोई पेड कॉल दे रहा है या कोई, ऑफकोर्स तब तो ट्विटर था ही नहीं, तब याहू मैसेंजर हुआ करता था। याहू मैसेंजर पे याहू ग्रुप्स होते थे, या याहू ग्रुप्स का ईमेल रहता था। तो किसी ने कुछ बोला, वो ले लिया, उससे कुछ होता नहीं है अनलेस यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि ये जो कॉल है, मतलब कोई भी अगर कॉल देगा तो मैं खुद चार्ट देख के स्टडी करता था, ये इसने क्यों दिया है, उसमें कुछ मेरे को कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो नहीं लेना चाहिए। तो इस टाइप का जो मेरा ऑलमोस्ट पहले 2-3 साल के बाद जो शुरू हुआ, तो दैट स्टडी हैज स्टिल नॉट एंडेड, मतलब एंड आई एम श्योर दैट विल नेवर एंड। वो जो स्टडी का जो एक पैशन है वो कभी भी मरना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैंने सब सीख लिया है। मार्केट हैज इट्स वे ओन वे ऑफ सरप्राइजिंग यू। नया नया कुछ तो भी होता ही रहता है। तो स्टडी नेवर एंड्स, मतलब इट्स अ परमानेंट थिंग, एज लॉन्ग एज द मार्केट, स्टडी करते रहो। कहते हैं ना कि मार्केट में अगर यू इफ यू वांट टू अर्न तो यू हैव टू लर्न, कीप ऑन लर्निंग। तो आई थिंक दिस शो इज़ ऑल्सो सच एन इनिशिएटिव के जहाँ पे हम हर हफ्ते नए गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे कुछ ना कुछ
सीखते, तो मुझे पर्सनली काफ़ी कुछ नॉलेज मिला है, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपसे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते, और आज का जो हमारा टॉपिक है, ऑप्शंस के जो डेटा पॉइंट्स, चार्ट पॉइंट्स है, उससे कुछ अलग इंटरप्रेट करके ट्रेडिंग आइडियाज़ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो ये जो मेरी स्टडी हुई शुरू, मतलब ऑप्शंस में, तो 2006-2007 से मैंने देखना शुरू किया। उसके बाद जो बेसिक, जो बहुत कन्वेंशनल ट्रेडिशनल स्टडी होता है ऑप्शंस का बेस्ड ऑन ग्रीक्स, वो भी मैंने किया। लेकिन उसमें मेरे को थोड़ा सा सब्जेक्टिवली लगा कि मतलब इनफैक्ट जो भी स्ट्रैटेजी कुछ बोलता था, वो बोलता था कि यू नीड टू हैव अ व्यू ऑफ द मार्केट। तो ये व्यू मेरा, अगर बुलिश है तो मैं ये ट्रेड करूंगा, बेरिश है तो ये ट्रेड करूंगा, लेकिन वो व्यू लाना कैसे है, तो वहां पे मैं थोड़ा सा स्टक हो जाता था। फिर उसके बाद ट्रेड करने के बाद भी जो स्ट्रेटेजीज में एडजस्टमेंट्स है, उसमें भी बहुत बार मेरे को तकलीफ हुई। तो फॉर मी इट वाज अ सब्जेक्टिव फील्ड, तो मैंने बोला कि ये ग्रीक्स का मुझसे नहीं होगा। तो तब इनफैक्ट डेटा प्रोवाइडर्स भी नहीं थे जो इंट्राडे चार्ट फ्यूचर्स के और कैश के मिलते थे, लेकिन ऑप्शन की कोई देता नहीं था। तो मेरा एक दोस्त आईटी बैकग्राउंड का, उसने कुछ जुगाड़ जमाया और ट्रेडिंग टर्मिनल से ओनली फॉर माई सेल्फ मैंने डेटा इंपोर्ट करना शुरू किया। और फिर देखा कि ऑप्शंस के चार्ट जो है वो दे आल्सो हैव अ स्टोरी टू टेल। तो ऑफ कोर्स वहां पे, ऑफ कोर्स तब सोशल मीडिया था ही नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा था, तो जो दोस्त बन गए थे याहू पे और या उस टाइप के ईमेल पे, वो लोग बोले नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ काम नहीं करता, वो छोड़ दो। तो मैंने बोला ये छोड़ क्यों दूं, मेरे को तो दिख रहा है कि कुछ इसमें आई कैन सी समथिंग, जहाँ पे कुछ इंटरप्रेट हो सकता है। तो मैंने वो चालू रखा। अगर मैं तब छोड़ देता था तो आज तक ये स्टडी डेवलप हो ही नहीं सकती थी। तो ये भी है कि इवन इफ यू थिंक कि लोग बोल रहे कि ये करो मत, उसमें अगर आपको कुछ मिल रहा है, इफ इट वर्क्स फॉर यू, देन देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट। लोगों को कुछ भी बोलने दो, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग है, उनका स्टडी अलग है, उनका स्टडी करने का स्टाइल अलग है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इतनी कुछ चीजें हो रही है कंटिन्यूअसली ऑन ऑलमोस्ट मिनट बाय मिनट बेसिस, तो उसमें कुछ भी अगर तरीका है तो व्हाई नॉट यूज इट। सो लकीली आई यूज दैट प्रिंसिपल कि अगर लोग बोल रहे हैं नहीं यूज होगा, तो क्या, मैं किसी को फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ। तो वो स्टडी मैंने शुरू की, और 2006, 7, 8, 9, फिर 10 के बाद वो थोड़ा और एक्सपांड किया मैंने कि स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स भी प्लॉट कर सकते हैं, तो उसमें से और कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर ओपन इंटरेस्ट का स्टडी मैंने शुरू किया। ओपन इंटरेस्ट तब तक सिर्फ फ्यूचर्स का ज्यादा देखा जाता था, ऑप्शंस का उतना नहीं देखा जाता था। तो ओपन इंटरेस्ट भी प्लॉट करना जब शुरू किया, तो मैंने देखा कि ये तो थोड़ा सा ऑलमोस्ट, मतलब लीडिंग इंडिकेटर नहीं बोलूंगा, लेकिन ये थोड़ा कुछ और हिंट देता है जो फ्यूचर्स या कैश के चार्ट पे नहीं है। तो वो बात मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग रही कि ऑप्शंस जो, मतलब प्लेयर्स रहते हैं, विच आर पीपल स्मार्ट मनी, यू कैन से पीपल विद डीप पॉकेट्स, या HNI या इंस्टीट्यूशंस जो भी है, मतलब वो हैव ऑलरेडी सेट इन देयर माइंड कि ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता फॉर वॉट एवर रीजन। तो वो सब हमको तो चार्ट पे तो दिखता ही नहीं था, चार्ट पे तो बुलिश स्टॉक दिख रहा है, लेकिन सडनली वो जाके डेड एंड पे, डेड वॉल पे अटक जाता था, और वहां से नीचे आना शुरू होता था। तो ये बात मेरे को बाद में जब ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट देखना शुरू किया, तब ज्यादा अंडरस्टैंड होने लगी कि इसमें भी कुछ है। तो इसलिए वो जो स्टडी है, वो मेरा, वो भी अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। अंडरलाइन का जो ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑप्शंस है, उसमें से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो ये मैंने शुरू किया। और धीरे धीरे फिर ऑफकोर्स बाद में आई जॉइंड हैंड विद डिफाइन एज, वहां पे पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स और वो सब जो स्टडी है, वो हमने सब बिल्डिंग की इन द सॉफ्टवेयर। पहले मैं सिर्फ स्टैटिक डेटा यूज करता था, क्योंकि चार्ट्स ज्यादा नहीं थे, और मैन्युअली चार्ट प्लॉट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो ये अभी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में आ गया, तो वो स्टडी और फास्ट होती गई, और इंटरप्रिटेशन भी फास्ट चालू हो गया होना। तो ये स्टडी है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑप्शंस। तो होता क्या है कि मैंने जब देखा है, तो एट द मनी या फर्स्ट आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस रहते हैं, मतलब कॉल या पुट, उसमें अगर आप ध्यान दें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बार ऐसे होता है, हम ट्विटर पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि सडनली कोई बोलता है कि अभी 19,700 चल रहा है, 20,500 के कॉल में बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट हो गया, या इतना दूर का मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो जो है वो it is for some other reason, maybe it is part of some complex strategy of someone, जिसके वजह से वो सडन एक्टिविटी हो गई है। तो मैं ध्यान देता हूँ सिर्फ ATM या फर्स्ट OTM, बस, जो मतलब जहां पे प्राइस है वहीं पे। ओके। और धीरे धीरे मैंने देखा ये निफ्टी पे काम करता है, बैंक निफ्टी का काम करता है, इवन स्टॉक्स पे भी काम करता है। और स्टॉक्स में ऑफ कोर्स जो
190 200 स्टॉक्स है एफएनओ में, सब पे नहीं करता, क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन दैट ऑप्शंस का लिक्विडिटी हर एक स्टॉक में नहीं है. देयर आर हार्डली सम 25-30 मे बी 40 स्टॉक्स है जो लिक्विड है ऑप्शंस में. कंसिस्टेंटली लिक्विड पूछेंगे तो सिर्फ 25-30 ही है मेरे लिए. तो मैंने इनफैक्ट वो ट्वीट बहुत बार किया भी है कि कौन से स्टॉक्स देखने चाहिए. इसलिए वो नीचे लिखा है कि ओनली कंडीशन इन स्टॉक्स इज इट शुड बी लिक्विड इन ऑप्शंस एंड मतलब विल नॉट वर्क ऑन द नेस्ले ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कभी कभी लिक्विड हो जाते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं होते, उनमें वो काम नहीं करता है. सो अभिजीत जी, यहाँ पे मेरी एक क्वेरी है. मुझे भी क्या? बहुत बार ये लोग काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछते रहते हैं कि मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया था जहाँ पे फ्यूचर्स में लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी ये दोनों पैरामीटर्स को यूज़ करके कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, ये देखा था. एंड लॉट ऑफ टाइम्स आई ऑल्सो गेट क्वेरी ऑन द सेम वीडियो कि ऑप्शंस मार्केट में इसे कैसे इम्प्लीमेंट करें. तो अभी जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि लिक्विड ऑप्शंस, तो स्टॉक्स में जैसे आपने बताया 25-30 ही है, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट यू यूज टू आइडेंटिफाई लिक्विड ऑप्शंस इन द स्टॉक्स सेगमेंट? ये जो लिस्ट है वो ऑफ कोर्स इट हैज गॉट डेवलप्ड ओवर द इयर्स. इनफैक्ट रिसेंटली सम स्टॉक्स हैव बिकम लिक्विड बट फिर भी आई एम नॉट सीइंग देम. बट ओवर द इयर्स मैंने जो सिंस मैं ऑप्शंस के चार्ट देखता था, मे बी वक्त मिला तो थोड़ा सा दिखाऊंगा कि एक किसी भी ऑप्शन का एट द मनी कॉल या पुट कोई भी प्लॉट करो 5 मिनट्स के कैंडलस्टिक पे. इफ यू प्लॉट निफ्टी या बैंक निफ्टी या रिलायंस या इन्फोसिस या टीसीएस, उसका चार्ट का स्मूथनेस, एंड इफ यू टेक एनी अदर स्टॉक लाइक नेस्ले और सीमेंस और एसआरएफ, उसका कैंडलस्टिक का पैटर्न, देयर विल बी लॉट ऑफ गैप्स. कोई भी स्टॉक देखो जो ऑप्शंस में आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस के चार्ट्स, जो स्मूथ चार्ट होता है उसमें लिक्विडिटी है क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली ट्रेडिंग हो रहा है. और जो स्मूथ नहीं होता है जिसमें क्या ऐसा होता है कभी कभी 10-10 मिनट तक वो ऑप्शन में ट्रेड ही नहीं हुआ, तो फिर वो नहीं होती कैंडलस्टिक है. के चार्ट पे डॉट आएगा या गैप हम्म. आएगा. तो एक सिंपल तरीका है वो आइडेंटिफाई करने का कि ये स्टॉक ऑप्शंस में लिक्विड है कि नहीं. ओके, तो बेसिकली उसके हर एक स्टॉक के एटीएम कॉल और पुट के चार्ट्स देखने हैं और उसमें देखना है कि वेदर द चार्ट इज स्मूथ और नॉट. यस. ओके, गॉट इट. और ये जो स्टडी है दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशंस ओवर द पास्ट मेनी इयर्स व्हेन आई यूज्ड टू ऑब्जर्व द चेंज इन ओआई मैन्युअली. अभी जैसे मैं बोला वो सॉफ्टवेयर में इट हैज बिकम इजियर एंड लास्ट फ्यू इयर्स इट हैज बिकम मच इजियर नाउ. ऑप्स्ट्रा में भी है, ट्रेडपॉइंट में भी है, लेकिन मैन्युअली करने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी क्योंकि मैन्युअली होता क्या है, लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन इवन नाउ who look at options chain on the NSE page or any of the available resources. वहां होता क्या है, ठीक है 10:30 बजे ऑप्शन चेन में ये दिखा, 11 बजे ऑप्शन चेन में ये दिखा, यहाँ पे कॉल में रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पुट में इतना ओआई है, 12 बजे ये दिखा, 1 बजे ये दिखा, लेकिन उसका ट्रेंड क्या है, 10 बजे ये था, 11 बजे ये था, 12 बजे ये था, लेकिन उसका कैसे चेंज हुआ है वो चार्ट जब तक प्लॉट नहीं करते तब तक वो पता नहीं चलेगा. वो जो देखते हैं वो स्टैटिक देखते हैं. अभी 3 बजे ये पोजीशन है, लेकिन वो चेंज कैसे हो उसके ऊपर से मेरा बहुत सारा स्टडी इंटरप्रिटेशन पे है. वो उसके लिए चार्ट जरूरी था, तो वो चार्ट जब मिलना चालू हुआ उसके बाद इट बिकम मच इजियर. क्योंकि होता क्या है कभी कभी जैसे मैं अभी चार्ट दिखाऊंगा तो सुबह एक चीज रहती है तो चार्ट पे समझता है कि ये इसके यहाँ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वो इंटरप्रेट करना इजी हो जाता है. तो मल्टीपल ओआई जो मैं बोलता हूँ, मल्टीपल ओपन इंटरेस्ट, वो जैसे बोला एटीएम का जो कॉल एंड पुट है उसका ओआई कैसे मूव हुआ है, तो उसके लिए बेसिक जो इंफॉर्मेशन मतलब जो बेसिक थियरी है उसके पीछे, इट इज ऑल अबाउट द पुट कॉल रेशियो. ट्रेडिशनली लॉट ऑफ पीपल इनफैक्ट हर एक जो भी व्हाट्सएप के किसी भी ग्रुप में है या इवन ऑन बिजनेस चैनल्स यू गेट द पुट कॉल रेशियो एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन वो जो पुट कॉल रेशियो होता है वो निफ्टी का अक्रॉस ऑल स्ट्राइक प्राइस रहता है, दैट इज द ओवरऑल पुट कॉल रेशियो. वो ओवरऑल पुट कॉल रेशियो में मेरे लिए अगेन इंटरप्रेट करने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने जो शुरू किया वो ऐसा कि हर एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस, जैसे अभी 19,600 चल रहा है, 19,600 का कॉल का ओआई कितना है, 19,600 पुट का ओआई कितना है, तो उसका पुट कॉल रेशियो ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि 19,600 का पुट कॉल रेशियो इतना है. तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का पुट अपॉन कॉल का ओआई का, अगेन वॉल्यूम का मैं नहीं देखता हूँ, ओआई का देखता हूँ. तो दैट इज द पीसीआर एंड इट इज सिंपल दैट हु राइट्स पुट्स एंड हु राइट्स कॉल्स. इतना अगर समझ में आ गया बेसिक चीज तो बहुत सारा कुछ समझ में आ जाता है.
तो बेसिकली हु राइट्स पुट्स इज द whoever has a bullish view writes puts. जिसको bearish view है वो कॉल राइट करता है. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो व्हेन यू सी पुट अपॉन कॉल, अगर ये रेशियो एक के ऊपर रहा, अबव 1, yes, that means numerator is more than the denominator, which means puts are more than the calls, which means it is a bullish scenario. As simple as that. अगर bearish scenario रहा तो denominator will be more than the numerator and the total of PCR will be lesser than 1. तो over the years, again मेरा observation ये है कि for any specific strike price, ये जब रेशियो 1.2 के ऊपर होता है, that means that level is very bullish. अगर वो 0.8 के नीचे हो जाता है तो that level is bearish. ऑफकोर्स ये बहुत कम देखने को मिलता है कि आउट ऑफ द मनी पुट राइटिंग तो होता ही नहीं है. आउट ऑफ द मनी मतलब ऊपर के हायर लेवल्स का पुट राइटिंग कोई करने का जरूरत ही नहीं है. बट एक मैंने देखा है, जो पुट कॉल का ओआई है, सिर्फ क्रॉसओवर जो दिखता है चार्ट में, जो मैं दिखाऊंगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. होता क्या है कि जैसे अभी बेस बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 19,900 से 19,300 तक गया था इन द लास्ट 10 डेज और सो. जब 19,300 से फिर से राइज होना शुरू किया, तो द पुट राइटर्स बिल्ड लेवल्स ब्रिक बाय ब्रिक. हर एक लेवल का पहले पुट राइटिंग शुरू करते हैं. जैसे जब 19,300 के आसपास गया तो 19,300 का पुट राइटिंग शुरू किया. फिर वो बेसिकली दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द, इन अदर वर्ड्स दे गिव सपोर्ट टू द मार्केट, और फिर वो वहां से नीचे जाना मुश्किल होता है और द अंडरलाइन. लेकिन ऊपर जाने के लिए कॉल राइटर्स का प्रेशर रहता ही है. तो वो कॉल राइटर्स का प्रेशर कब कम हो जाएगा? ओनली व्हेन पुट राइटर्स का सपोर्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा. दे विल एक्ट, मतलब गो हायर वन मोर लेवल. तो तब कॉल राइटर्स पे प्रेशर आता है. फिर वो 1.2 जो आउट ऑफ द मनी का मे बी 0.8 है, वहां पे जब पुट राइटिंग चालू हो जाता है, मतलब when it जैसे अभी फॉर एग्जांपल आज 19,500 पे शुरू हुआ, लेकिन 19,600 का होते होते फिर वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट बन गया. अभी ऑफ कोर्स कल क्या होगा वो मालूम नहीं. ये मोस्टली इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में काम करता है. तो एंड मोस्टली आई हैव सीन एक्सपायरी के आसपास ज्यादा काम करता है. अभी जैसे आज मंडे है तो मे बी वेडनेसडे और थर्सडे को बहुत ही अच्छा इंटरप्रेट कर सकते हैं. या इवन स्टॉक्स में कभी कभी इतना बड़ा डिफरेंस रहता है कि वो इमीडिएटली, इनफैक्ट मेरा एक हमेशा एक ट्वीट रहता है क्राउडेड बस का. तो क्राउडेड बस इज नथिंग बट जहां पे कॉल राइटर्स इतने हैं कि वो लेवल क्रॉस करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. एक एग्जांपल मैं दिखा दो. जो रिसेंटली मतलब फ्राइडे को एसबीआई का रिजल्ट हुआ, उसमें पहले रिजल्ट के पहले, मतलब रिजल्ट कुछ लंच के बाद आया, उसके भी पहले कैसा पोजीशनिंग था ऑप्शंस में, उसमें इट वाज वेरी क्लियर कि वहां पे रेजिस्टेंस है. वो मैं दिखाता हूँ बाद में. So once the put OI starts rising and the put premium starts sliding, that means that is a very bullish thing, and that strike price becomes a support. And when the call writers start covering, मतलब जो कॉल का OI है वो जब कम हो जाना शुरू होता है और कॉल का प्रीमियम बढ़ना शुरू होता है, that becomes a rally, मतलब the rally continues. So this type of, मतलब there are two actions taking place at the, in fact I would say three actions taking place at the same time. Put writing, कॉल राइटिंग जो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना, या कॉल कवरिंग हो रहा है. दिस इज अ बुलिश सिनेरियो. बेरिश के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट. कॉल राइटिंग शुरू होता है, फिर धीरे धीरे दे बिकम मोर बोल्डर. एक एक स्टेप, एक एक स्ट्राइक प्राइस नीचे आना चालू करते हैं. तो मे बी जैसे 10 दिन पहले 19,900 पे ऑलमोस्ट 20,000 हो गया था निफ्टी. वहां पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा चालू हो गया था. तो वो 20,000 से 19,900, 19,900 से 19,800, 19,800 से 19,700, इनफैक्ट गैप डाउन हुआ था 19,800 के आसपास. तो इमीडिएटली दे इंक्रीज देयर ओपन इंटरेस्ट, और धीरे धीरे करके 19,300 तक जब आया, वहां पे पुट राइटर्स वर स्टिल एक्टिव, वहां से सपोर्ट हुआ. तो राइट नाउ अगर ब्रॉडली स्पीकिंग इंडेक्स इज स्टक बिटवीन 19,300 एंड 19,800, एज सिंपल एज दैट. दिस इज जस्ट अ ब्रॉड लेवल. अगेन ऐसा ट्रेडेबल लेवल नहीं है, बट 19,300 का जब तक पुट राइटिंग कवरिंग शुरू नहीं होता है तब तक ये सपोर्ट रहेगा. सेम वे 19,800 का जो कॉल राइटिंग है, जब तक वो कवरिंग नहीं होता तब तक ऑल टाइम हाई, जो भी लोग बोल रहे हैं 20,000 क्रॉस करेगा, वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होने वाला, लेकिन उसके लिए वो कॉल कवरिंग होना जरूरी. वो रेजिस्टेंस है, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टू इमीडिएट टर्म वो रेजिस्टेंस हो जाएगा. या करेक्ट. So same way, however, there will be OI and CEs at the same strike price, and the stock can rise only when the CE OI rises, starts getting covered, and eventually PE crosses
well over the COI, which means it is beyond 1.2. At the same time, PE premium starts falling fast and CE premium starts rising because call covering क्या होता है, मतलब basically जो भी call में short है वो cover कर रहे हैं, मतलब वो what is the action they are taking, they are basically buying them, so they are creating the demand for the premium. That's why premium starts rising and OI starts falling. So this is the action which most of the expiries it takes place. If you take a weekly expiry, इनफैक्ट जब वीकली एक्सपायरी शुरू हुई तब थर्सडे को ही होता था, लेकिन उसके पहले बाद में धीरे धीरे वेडनेसडे को भी होता है, कभी कभी ट्यूसडे को भी हो जाता है, फिर एक्सपायरी कम्स डन। लेकिन हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होता ही है जब ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी रहती है। यस, तो इसलिए अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो उसको रोज देख के अगर वो ट्रेडिंग का किस टाइप का सेटअप देखना चाहता है, वो अगर उसने एक बार पकड़ लिया तो मे बी हफ्ते में 1 या 2 दिन ही मिलेंगे, लेकिन वो जो मिलेंगे वो बाकी के 2-3 दिन के जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो उसकी कई ज्यादा रिटर्न दे देंगे। ऑफ कोर्स इट इज अ इंट्राडे ट्रेडिंग, नॉट फॉर एवरीवन। आई कीप रिपीटिंग बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज वेरी इजी। नो, इट इज नॉट इजी। 9:15 से लेके 3:30 तक कुछ भी पता नहीं रहता है कब आपका ट्रेड सेटअप ट्रिगर हो जाएगा। कभी कभी दोपहर को 2:30 बजे होता है, मतलब फर्स्ट 5 आवर्स कुछ नहीं, सडनली 2:30 बजे एक्शन स्टार्ट। कभी कभी 10 बजे होता है, हो जाता है 11 बजे खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। तो इट कैन बी वेरी बोरिंग एंड स्ट्रेसफुल। तो यू हैव टू बी अलर्ट continuously and keep looking at the price and the OI. Only then there can be success. Otherwise intraday trading सिर्फ किसी ने कॉल लिया मतलब ऑप्शन कॉल नहीं, ट्रेडिंग कॉल, और ले लिया, उससे ब्लाइंडली ट्रेड करने से कुछ होता नहीं। And exactly reverse is true for a downtrend. OI of call starts rising first, creating a resistance. जैसे पहले बोला कि put starts creating a support, and when the OI of put starts dropping and put premium starts rising fast, the underlying starts falling fast. So this is exactly what happens intraday. Sometimes जो in fact last week देखा suddenly Nifty went down from 19,600 to 19,450 or something like that. तो उस समय ये एक्शन ज्यादा वीकली ऑप्शन में ज्यादा होती है, मंथली में थोड़ी कम दिखती है। तो वीकली में अगर वीकली पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बहुत कुछ इंटरप्रेट करने को मिल सकता है। एसबीआई की इसमें जब रिजल्ट यहाँ पे था फ्राइडे को, तो वहां पे कॉल राइटिंग ऑलरेडी, ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज 590 कॉल। इनफैक्ट एसबीआई कुछ 590 595 तक गया था रिजल्ट के पहले। तो वहां पे इट वाज अ टफ फाइट रिजल्ट के पहले। मतलब अगर आपने कॉल, यही एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, जो ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने यहाँ पे देखा होता तो वहां पे उसको ऐसा लगता कि पुट राइटर्स आर मोर यहाँ पे रिजल्ट के जस्ट 1 घंटा पहले। लेकिन अगर मैंने ये कॉल राइटर्स का ट्रेंड देखा होता उसके पहले 3-4 दिन, 2-3 दिन, तो वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन बढ़ा रहे थे, कॉल ओआई बढ़ रहा था। एंड देन रिजल्ट्स के बाद तो सीधे सर ऑफ कोर्स एवरीवन नोस एसबीआई कुछ ऑलमोस्ट 20 रुपए से नीचे आया 595 का 575 के आसपास। तो ये कॉल रेटिंग देखिए अभी कैसे बढ़ गई। नाउ एसबीआई हैज बिकम वेरी बेरिश एज फार एज दिस स्ट्राइक प्राइस इज कंसर्न। मतलब ये जो 590 का स्ट्राइक प्राइस है, अगर उसमें आप ओआई देखेंगे तो कॉल का ओआई 10 लाख है और पुट का ओआई सिर्फ 3 लाख है। मतलब 3/10, the ratio is only 0.3 put call ratio at 590 and SBI is अभी कितना कुछ 580 के आसपास है ना आज। तो क्रॉसिंग 590 is going to be difficult for SBI, वो ऑटोमेटिकली इसमें दिख जाता है। और जो कॉल ओआई जो बढ़ गया है वो इतना शार्पली बढ़ा है रिजल्ट के बाद, ऑफ कोर्स नेचुरली दैट वाज बिकॉज द स्टॉक फेल, बट अनलेस दैट गेट्स कवर्ड एंड पुट राइटिंग स्टार्ट्स फर्स्ट, एसबीआई का 590 600 के ऊपर जाना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो ये अगर सिर्फ ट्रैक करेंगे तो ही समझेगा, मतलब यू विल गेट एन आइडिया कि एसबीआई बुलिश है कि अभी भी अंडर प्रेशर है। सेम थिंग यू कैन डू फॉर एनी स्ट्राइक प्राइस। मतलब जैसे फॉर आई जस्ट शो 580 का अगर पकड़ेंगे आज का जो आसपास है, तो यहाँ पे भी वही हाल है। कॉल राइटिंग इतनी हो गई है कि ठीक है, इट इज नॉट एज बैड एज 590, बट फिर भी यहाँ पे इफ यू सी कॉल 580 कॉल इज 9 ऑलमोस्ट 10 lakhs, बट 580 पुट इज अबाउट 6 lakhs। जो पहले 10 to 3 था, ये 10 to 6 है। मतलब इतना बेरिश नहीं, बट फिर भी बेरिश ही है बिकॉज ये पुट कॉल रेशियो भी 0.6 ही है। मतलब इनफैक्ट आई वुड से कि सस्टेनिंग अबव 580 585 also is going to be difficult for SBI. So this is the picture I get. So
देयर आर टू थिंग्स, इनफैक्ट ये कोई भी स्टडी अगर करेगा तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, फर्स्ट आंसर आई वांट फ्रॉम द चार्ट इज व्हाट आई शुड नॉट डू. That is the first answer I always look for in the on any chart, because when once I get the answer of what I should not do, आधी चीज तो निकल जाती है. तो जैसे अभी एसबीआई में अगर किसी ने मुझे लॉन्ग करना है, कहता है ये चार्ट अगर दोनों मैंने देखे तो मैं बोला डू नॉट लुक फॉर लॉन्ग्स इन एसबीआई, एज सिंपल एज दैट, अनलेस ये चेंज होता है. तो वन थिंग आई एम वेरी श्योर कि आई विल नॉट लुक फॉर लॉन्ग्स इन एसबीआई एज लॉन्ग एज दिस पिक्चर इज लाइक दैट. ऑफ कोर्स 570 का पोर्टफोलियो रेशियो अलग रह सकता है, बट दैट ओनली मीन्स कि 570 और 580 85 के बीच में ये स्टॉक साइडवेज रहेगा. अगर ये 580 के ऊपर जाना शुरू होगा, 582 584, तो ये पुट राइटिंग हैज टू इंक्रीज. ये जो रेड लाइन है जो आज ऑलमोस्ट फ्लैट थी, ऑलमोस्ट होल डे, दिस हैज टू इंक्रीज. अदरवाइज एसबीआई का 580 585 के ऊपर सस्टेन होना इज, आई वुड से, जनरली आई डोंट यूज द वर्ड इम्पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुट राइटिंग इतना कम है कॉल राइटिंग के हिसाब से और स्टिल लेवल क्रॉस कर चुका है, वो हो ही नहीं सकता. अगर हो भी गया तो एक दिन वो बड़ा क्रैश होने वाला है उसमें. मतलब दैट लेवल विल बी रिमूव्ड लाइक अ ओवरनाइट गैप और समथिंग लाइक दैट. मतलब फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है कि अगर चला भी गया तो शायद वापस जल्दी नीचे आ जाएगा. सो पुट राइटर्स का सपोर्ट होना ही चाहिए कोई भी लेवल के लिए सस्टेन होने के लिए. विदाउट पुट राइटर सपोर्ट दैट इज अ डेंजरस टेरिटरी. इनफैक्ट इट इज अ गुड कैंडिडेट लाइक यू सेड फॉर अ फॉल्स ब्रेकआउट अगर हो रहा है. तो ये थे अभिजीत पाठक जी. इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एटीएम कॉल और पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट के चार्ट्स को यूज़ करके हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स देख सकते हैं जो शायद हमें स्टॉक के या इंडेक्स के प्राइस चार्ट में नहीं मिलती है. तो इस एपिसोड में हमने बेसिक जो ग्राउंडवर्क है वो देखा, थियोरी समझी और एग्जाम्पल्स भी देखे. आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी ज़्यादा इन डेप्थ देखेंगे, और भी ज़्यादा चार्ट्स देखेंगे और कुछ बहुत ही हिस्टोरिक एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जहाँ पे ये चीज़ बहुत ही सही तरीके से काम की है. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.